पाठ क्रमांक 3, पाठ 3 के विषय में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मेरे पिता प्रेमचंद। जो लेखक है वो अपने पिता के विषय में हमें बताना चाहते हैं कि उनके पिता की क्या क्या बातें हैं या क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमें अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। वो अपने पिता का एक छोटा सा सचित्र वर्णन हमें प्रस्तुत कर रहे हैं पाठ के माध्यम से। कौन सी विधा है बच्चों? ये व्याकरण की संस्मरण, मतलब उनके बातों को हम किसी माध्यम से पढ़ें, उनकी विशेषताओं को, उनके उद्देश्यों को, ठीक है। मतलब एक छोटा जीवनी वृतांत हो गया उनका। उद्देश्य जो छात्र वर्ग पर आधारित है, छात्र पाठ में निहित तथ्यों को समझकर, जानकर या पढ़कर छात्र से, है ना, जो पाठ से संबंधित जो उद्देश्य है कि पाठ हमें क्या सिखाना चाह रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है, उसको अपने जीवन में धारण करेंगे। कौन? छात्र वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, ठीक है बच्चों। अब मैंने पाठ से संबंधित कुछ बातें, जिसमें आपको पता है कि हम यही बातें अपने पिछले पाठों में भी पढ़ चुके हैं और आगे भी हम इसी क्रम को लगातार बढ़ाएंगे। तो लेखक परिचय और शब्दकोश। लेखक परिचय में जैसे मैंने आपको बताया ही था, उसमें लेखक का नाम, लेखक का जन्म, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, लेखक की मृत्यु, ठीक है। तो ये होता है। शब्दकोश का भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, कठिन शब्दों का अर्थ के साथ एक ही जगह रहना या एक ही जगह समावेश होना शब्दकोश के अंतर्गत होता है। तो आइए सबसे पहले लेखक परिचय पर एक नजर डाल लेते हैं, उसके उपरांत शब्दकोश को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, लेखक परिचय। नाम अमृत राय। अमृत राय प्रेमचंद के बेटे, ठीक है। अमृत राय है वो अपने पिता के विषय में ही बताना चाह रहे हैं सबको, अपने पिता की विशेषताओं से या पिता के चरित्र से अवगत कराना चाह रहे हैं हम सभी को, ठीक है बच्चों। अब अमृत राय का जन्म कब हुआ था? सन 1921 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नाम तो आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश, ठीक। निधन 14 अगस्त 1986 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो बच्चों, अमृत राय भी बहुत अच्छे लेखक बने, प्रसिद्ध लेखक थे और इनसे भी ज्यादा प्रसिद्ध इनके पिता थे, जिनको हम या जिनका पूरा नाम ले सकते हैं मुंशी प्रेमचंद। इनकी एक कथा विधा थी, रचना थी गोदान, हिंदी विषय की बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी। तो आइए अब शब्दकोश को देखते हैं। पेलोस, पेलोस का अर्थ होता है खरा। पंप एक प्रकार का जूता। किरमिज कैनवस, ये जूते बनाने में काम आते हैं कैनवस। नजात छुटका, मुक्ति, किसी कार्य से छुटकारा मिल गया, ऐसे बोलते हैं ना। मसल लोकोक्ति, लोक में प्रचलित बातें उन्हें कहते हैं लोकोक्ति। संयत नियंत्रण, संवरण छिपाना या रोकना, ठीक है। ललकना ललचना, परिपाक पूर्ण विकास, पारदर्शक जिसके आर पार देखा जा सके। जैसे हम सामने खड़े हैं और वो वस्तु हमारे सामने है और उसके पीछे का हम देख सके, जिसके आर पार देखा जा सके, वो क्या होता है? पारदर्शी या पारदर्शक। रमा हुआ, पूरी तरह मिला हुआ, उसमें पूरी तरह मिला हुआ, मिल गया, ठीक है। कानी उंगली, कानी उंगली क्या होती है? सबसे छोटी उंगली पैरों की। पहले के जमाने में या बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता था कानी उंगली का। पैरों के दोनों साइड की जो सबसे छोटी उंगली होती है ना, दोनों पैरों के सबसे अंत की जो उंगली होती है छोटी, वो, ठीक है बच्चों। आगे समझ में शब्दकोश और लेखक परिचय। अब हम चलते हैं अपने पाठ की ओर कि हमारे पाठ में क्या बताया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले तो देखिए, जब भी आप पढ़ो अपनी कक्षा में, पढ़ने के बाद जब भी आप स्वाध्याय करो, तो देखिए ये पाठ है हमारा और पाठ का नाम है
प्रेमचंद। इसका आप जब खुद अध्ययन करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये एक संस्मरण है जिसमें लेखक अपने पिता से खुद के संबंधों को बता रहे हैं कि पिता पुत्र में किस प्रकार का संबंध था और उनके पिता की क्या क्या विशेषताएं थी, उनका रहन सहन, उनका चरित्र किस प्रकार का था। आइए शुरू करते हैं। प्रेमचंद बहुत सीधे साधे बेलोस मोहब्बती किस्म के आदमी थे। वो सभी से प्रेम करते थे, किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, अपने से छोटे को भी प्रेम करते थे, उतना ही आदर सम्मान देते थे जितना कि अपने से बड़े। वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। काम को करने की नियत पे ध्यान देते थे कि काम को किस उद्देश्य से या किस मंशा से किया जा रहा है। ये नहीं सोचते थे कि काम छोटा है या ये तो छोटे लोग ही करेंगे, बड़े लोग नहीं करेंगे, क्योंकि पहले का जो समय था उसमें कुविचार या कुप्रवृत्तियां कुछ ज़्यादा ही थी। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जात पात कुछ ज़्यादा ही प्रभाव में थी। तो इस तरीके से लोगों का देखने का जो नजरिया था वो भी परिवर्तित सा ही था। लेकिन जो प्रेमचंद थे उनका ऐसा कोई नजरिया नहीं था। वो सभी को एक ही दृष्टि से देखते थे और ना ही ऐसा सोचते थे कि वो बहुत ही महान है, क्योंकि रचनाएं तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी और बहुत ही प्रसिद्धि वाली की थी, बहुत अच्छे लेखक थे। लेकिन उन्हें कभी भी इस बात का घमंड नहीं था अपने ऊपर कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी हैं या मैं इतना अच्छा लेखक हूँ, है ना, तो मुझे तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, मेरी जो रचनाएं वो प्रसिद्ध भी हो रही है, जो नीचे के जो छोटे लेखक हैं उनको भूल जाऊँ, उनको देखूँ ना या उनसे बात भी ना करूँ, ऐसा घमंड उनमें नहीं था। वो छोटे लेखक को भी बड़े लेखक का दर्जा दिया करते थे, क्योंकि उनका मानना था जितना प्रयास करोगे उतनी ही ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर पहुंचोगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें हमें कौन बता रहे हैं? अमृत राय। कौन थे ये? प्रेमचंद के बेटे थे। और प्रेमचंद कौन थे? अमृत राय के पिता। आगे समझ में ये वाली बातें, ये बातें आपको समझनी है, अपने ऊपर जाना है। अब सबसे पहले हम करेंगे वो दिखाई कैसे देते थे, दिखने में कैसे थे, है ना, उनका रहन सहन, खान पान, क्या वेशभूषा थी, वो देखते हैं। बच्चों, जब अमृत राय अपने शब्दों में बताना चाह रहे हैं अपने पिता के स्वरूप के विषय में कि उनका रूप कैसा था, किस प्रकार की वो वेशभूषा पहनते थे, वो बता रहे हैं कि घुटनों से ऊपर, पैर है ना, पैर घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक की वो धोती पहनते थे, सफेद धोती पहनते थे। जो ज्यादा, जिनके पास ज्यादा रंगों की नहीं होती थी, उनके पास एक दो गिनी चुनी ही धोतियां होती थी, ज्यादा वो कपड़ों पर खर्च नहीं करते थे, रुपए व्यर्थ नहीं खर्च करते थे। तो अमृत राय बताते हैं कि घुटनों तक की धोती और एक कुर्ता, एक ही कलर का कुर्ता, एक ही रंग का वो पहनते थे। यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि धोती के नीचे चप्पल पहनी जाती है या जूते, है ना, धोती के नीचे पंप, या आपको बताया ना मैंने, पंप, एक प्रकार का जूता, कि धोती के नीचे चप्पल पहनी जाती है या जूता, उन्हें ये भी अच्छी तरीके से नहीं पता था, है ना। और वो कैसे जूते पहनते थे? किरमिच का, कैनवस के जूते पहनते थे, जिन्हें बार बार पॉलिश की जरूरत नहीं होती थी, है ना। तो क्योंकि इतने पैसे तो होते नहीं थे पहले के जमाने में, चाहे कितना ही बड़ा लेखक क्यों ना हो, आज के समय से हम उस पिछले समय की हम तुलना नहीं कर सकते। तो वो क्या करते थे, वो सोचते थे कि बार बार पॉलिश करने से अच्छा है एक इस तरह का या ऐसा जूता पहने जो गंदा ही ना हो या गंदा ना दिखे सामने वाले को। तो कैनवस का जूता पहनते थे, ब्राउन रंग का, आपकी पाठ्य पुस्तक में, बुक में देखना, उसमें लिखा है ब्राउन रंग का जूता पहनते थे। तो लेखक बता रहे हैं कि
कि मुझे अब तक भी ध्यान है कि जूते के दोनों पैरों के साइड में जो कानी उंगली थी ना, वो हमेशा बाहर की ओर निकली रहती थी, क्योंकि जूते साइड में से फटे हुए होते थे या फट गए थे। तो जब फट जाते हैं तो आप भी कभी देखना, या तो कभी किसी का अंगूठा बाहर निकलता है या कभी किसी की साइड वाली जो सबसे छोटी उंगली होती है वो बाहर निकलती है। तो उनके पिता की भी दोनों पैरों की कानी उंगली बाहर निकली रहती थी जूते में से। तो वो उनकी वेशभूषा थी, मतलब जूट का या सूत का, माफ कीजिएगा जूट का नहीं सूत का, सूत के धागे से बना हुआ वो कुर्ता पहनते थे और धोती उनकी आपको पता ही है गोडों तक होती थी। तो उनकी वेशभूषा पता चल गई आपको। अब उनका रहन सहन, खान पान या आचार व्यवहार किस प्रकार का था। बात यह है कि रहन सहन खान पान साधारण तरीके का ही था, ना ज़्यादा इतने पैसे होते थे कि हम बहुत अच्छा ही भोजन पा सकते थे या कर खा सकते थे। बिल्कुल साधारण भोजन होता था और रहन सहन भी बिल्कुल साधारण तौर तरीके से ही होता था। ना हम बड़े लोगों की तरह ज़्यादा ऊंचे ऊंचे महंगे महंगे कपड़े पहन सकते थे, जितना मिलता था उतने में ही संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन जो प्रेमचंद थे वो ऐसा नहीं है कि वो भी लेखक थे तो ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते हो। मैंने आपको बताया ना कि वो भी साधारण से ही कपड़े पहनते थे, 2-3 जोड़ी ही उनके पास होते थे, ज़्यादा नहीं होते थे। तो अमृत राय बताना चाहते हैं कि मेरे पिता की ही औलाद ऐसी नहीं थी कि मेरे पिता को फटे पुराने जूते और वो ही मैले कुचेले कपड़े पहनते थे। बाकी के जो घर के सदस्य थे वो भी ऐसे ही पहनते थे, लेकिन उनका थोड़ा सा पहनावा अलग था कि वो कपड़े को थोड़ा अच्छा व्यवस्थित ढंग से पहनते थे, उनके पिता की तरह नहीं पहनते थे। सामने वाला बंदा अगर उन्हें देखता तो यही समझता ये गांव का देहाती गवार है, इसे कुछ नहीं पता, बेवकूफ है, इस तरीके से रह रहा है। तो सामने वाले बंदे के मन में यही विचार आ जाता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं ना, धोती कुर्ता पहने, नीचे फटे जूते पहने, देखते तो ये ना ये तो गवार है, देहाती है, गाँव का है, गाँव से आ गया शहर में, जूते भी फटे पैर रखे, बेवकूफ है, इसको समझाने से कोई फायदा नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। तो यही बातें अमृत राय हमें बताना चाहते हैं कि लोगों की उनके प्रति कई बार ये विचारधारा बन जाती थी, लेकिन कई लोगों से उनके जो अच्छे संबंध थे, मतलब कई लोग उनकी विशेषताओं को जानते थे, उनके व्यक्तित्व को जानते थे, तो वो उनके विषय में ऐसी बातें नहीं करते थे। अब अमृत राय कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पैसे कमाने के मौके नहीं आए। उस समय के राजाओं ने मेरे पिता को अपने यहाँ नौकरी करने के लिए भी बुलाया, अपने यहाँ कविताएं, कहानियाँ, रचनाएं करने के लिए बुलाया और उसकी अच्छी से अच्छी कीमत देने के लिए भी वो तैयार थे। लेकिन मेरे पिता थे जो वो कभी भी किसी भी बंदिश में काम करना नहीं चाहते थे। उनको तो खुली हवा में, ताज़ा हवा में, खुले आसमान के नीचे, किसी बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर कार्य करने में ही आनंद आता। और इन्हीं सारी गतिविधियों को देखते हुए वो ऐसे प्रतीत होते थे जैसे बेवड़े ना। अगर आज के समय को लेकर चले और तब के समय को लेकर चले तो हम तुलना नहीं कर सकते। आज का समय बहुत अच्छा है, ऐसा अमृत राय बताते हैं कि अगर उस समय मेरे पिता किसी भी राजा के यहाँ या किसी भी अच्छे कारोबारी के यहाँ नौकरी कर लेते तो हमारे पास भी अच्छी जायदाद होती, 50-60 लाख रुपए होते, हम भी अपना बाकी का जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते थे, है ना। वो ये बताना चाहते, लेकिन मेरे पिता ने यह नापसंद कर दिया। वो सोचते थे कि जितना मिल रहा है उतने में ही खुश रहें, लेकिन एक अच्छे कार्य से हमें अपनी कमाई करनी चाहिए। ये नहीं कि दूसरों की बातें हमारे ऊपर थोपी जाएं और हम उन्हीं बातों को करते जाएं आगे, या उनके ही आदेश मानकर अपने सारे काम करें उनके हिसाब से। उनके पिता का ये मानना था कि खुले वातावरण में उन्मुक्त रचनाएं करनी चाहिए। तो ये बातें हो गई। अब वो बताना चाहते हैं कि मेरे इस बात से आपको तो पता चल ही गया होगा कि
अमृत राय जी बता रहे हैं कि एक बार मेरे पिता बम्बई थे। अब बम्बई का नाम परिवर्तित हो गया मुंबई, है ना। और मैं पढ़ रहा था इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद का भी नाम परिवर्तित हो गया। क्या नाम रखा इलाहाबाद का, बताइए? प्रयागराज। बच्चों, इलाहाबाद का नाम अब हो गया प्रयागराज। तो जो अमृत राय जी थे वो उस समय इलाहाबाद में पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक रचना कहानी लिखी जिसमें उसने करुण रस को ज्यादा प्रधानता दी। मतलब उनकी कहानी में करुण रस को बहुत ज्यादा दिखाया गया। तो उन्होंने जब उनकी कहानी पूरी हो गई तो अपने पिता को भेजी बम्बई कि पिताजी आप देखिए कि मेरी कहानी ठीक ठाक लिखी है या कैसी लिखी है, मुझे बताइए। तो बच्चों, अब इस कहानी के विषय में बताने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि दोनों पिता पुत्र के बीच में संबंध कैसे है ना। अब कहानी का है ना, तो वो समझाएंगे अपने पुत्र को। तो ये बात जब भी समझ में आएगी तो पहले समझो कि दोनों पिता पुत्र के बीच में संबंध कैसे थे। संबंध पिता पुत्र के बीच में एक दोस्त का संबंध था, दोस्ती का। क्योंकि उनके पिता ये नहीं समझते थे कि ये मेरे बेटे हैं, वो उनको उसी प्रकार समझाते थे अमृत राय जी को कि ये मेरे दोस्त हैं। कभी भी वो अपने से छोटे लेखक को छोटा नहीं समझते थे, वो अपने बराबरी का ही दर्जा उन्हें देते थे। एक बार क्या होता है कि उनके पिता घर में आते हैं, छुट्टी का दिन होता है, और जो अमृत राय जी है वो पूरा दिन खेलकर शाम के समय अपना भूगोल का काम करने बैठ जाते हैं, जो मास्टर जी ने विद्यालय के समय कक्षा में दिया। तो पूरा दिन तो खेलते हैं, शाम के समय अपने कार्य को करने बैठ जाते हैं। तो उनके पिता जैसे ही आते हैं बाहर से तो वो अपने बेटे को पढ़ते हुए देखते हैं, कहते हैं जाओ खेलो, ये समय तुम्हारा खेलने का है, जब पढ़ने का समय होता है जब पढ़ा करो, अब जाके खेलो। तो वो एक मतलब ये नहीं हुआ कि उन्हें डांट फटकार ना हुआ, एकदम प्यार से समझाते थे। सभी साथ बैठकर खाना खाते थे। सुबह का समय तो क्या होता था, भागदौड़ वाला समय होता था, तो सुबह सब जल्दी जल्दी खा खा के चले जाते थे अलग अलग। लेकिन रात्रि का जो भोजन होता था उस समय सब एक दूसरे का इंतजार करते थे, सब साथ बैठकर ही खाते थे। तो ये हो गया कि उनके पिता प्रेमचंद जी अमृत राय जी को कैसे व्यवहार करते थे, एक दोस्त की तरह। उन्हें छोटी से छोटी बातें बताते थे, उन्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझाते थे। नहीं, ये काम अच्छा नहीं, ये बुरा है। अगर जहाँ उनकी गलती है तो वहाँ उनकी गलती उनको बताते थे। ये नहीं कि चल कोई नहीं, छोड़ दे, यहाँ गलती नहीं। गलत को सही कभी नहीं बताते थे, गलत को गलत ही बताते थे। तो यही प्रभाव अमृत राय जी पर पड़ा प्रेमचंद जी का। तो दोनों में संबंध कैसा हो गया, दोस्ती भरा, प्यार का, स्नेह का। तो अब आती है कहानी, जो कहानी अमृत राय जी ने लिखी थी और अपने पिता को दिखाई। तो प्रेमचंद जी जब उस कहानी को देखते हैं तो अपने बेटे से कहते हैं कहानी तो अच्छी है, लेकिन थोड़ी कहीं ना कहीं चूक हो गई। अब चूक क्या हुई, ये अमृत राय जी को भी पता था। अमृत राय जी ने क्या किया, अपनी कहानी के सभी पात्रों को मार दिया। क्योंकि ज्यादा मारने वो सोचते थे कि जितनी मृत्यु कहानी में होगी उतना ही करुण रस ज्यादा निकल कर आएगा कहानी के अंदर। तो उनके पिता कहते हैं कहानी तो अच्छी है, पढ़ने में अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहानी में मौतें कम हो, मृत्यु कम हो तो कहानी और भी अच्छी हो जाएगी। तुमने तो नायक नायिका को ही मार दिया, कहानी की समाप्ति कैसे दिखाओगे? कहानी के अंत को भी तो बहुत अच्छा दिखाना है ना। कहानी का अंत भी, कोई भी विधा हम पढ़ते हैं या लिखते हैं हिंदी के अंदर, तो उसकी कोई ना कोई शिक्षा या प्रेरणा जरूर निकलती है कहानी की समाप्ति पर। तो जब अब तुम सारे पात्रों को ही मार दोगे तो वो शिक्षा किस प्रकार निकलेगी? तो ये बातें उन्होंने अमृत राय जी को सिखाई। तो अमृत राय जी को पता चल गया कि हाँ, मेरी कहानी में मुझसे कहाँ पर चूक हुई है। अब क्या करते हैं कि अब देखो बच्चों, पिता और पुत्र में कैसा व्यवहार निकला, दोस्ताना व्यवहार। यहीं अगर पिता ये कह देते नहीं तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो शायद अमृत राय जी एक अच्छे लेखक, प्रसिद्ध लेखक नहीं बन पाते।
पिता ने उनकी कमियां निकाली, एक अच्छे दोस्त होने का फर्ज अदा किया, उनको उनकी गलती बता दी। तो बच्चों, अमृत राय जी यही चाहते थे इस पाठ को जब छात्र वर्ग पढ़े या अपने जीवन में इसके उद्देश्य धारण करने की सोचे, तो बस वो अपने पिता का थोड़ा बहुत व्यवहार और उनकी विशेषताएं, उनका व्यक्तित्व हमारे सामने प्रदर्शित करना चाहते थे कि आज कल के जीवन में, वर्तमान समय में, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, और जो छोटी छोटी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, ये कहीं नष्ट होती जा रही हैं, अर्थात लुप्त होती जा रही है, खत्म सी हो रही है ये छोटी छोटी बातें। ये सारे हमारे व्यक्तित्व को निखारने वाली बातें हैं। अमृत राय जी कहते हैं कि मेरे पिता के पास अपार भंडार था। क्या कहते हैं, लेखन जो शक्ति थी वो उनकी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जब मैं इस मुकाम पर पहुंचा, जब मुझे उनसे सीखने का एक उम्र होती है, जब मैं उस उम्र पर पहुंचा तो मेरे पिताजी चले गए, वो मेरे साथ नहीं रहे। अगर आज वो मेरे साथ रहते तो मेरी और भी गलतियों को, मेरी और भी जो त्रुटियां हैं उन्हें निकालते और मैं एक और अच्छा लेखक बन सकता था। तो यही सारी बातें बता रहे हैं, और यही सारी बातें बच्चों कहानी के अंत में या इस संस्मरण के अंत में हमें यही शिक्षा मिलती है कि पिता पुत्र में भी अच्छे संबंध होने चाहिए। अगर हम किसी से दोस्ती का रिश्ता निभा रहे हैं तो हमें अपने दोस्त की गलती, अच्छाई, बुराई का भी उसे अच्छी तरीके से बयान कराना चाहिए, और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक साधारण सा दिखने वाला गांव का व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। साधारण सा दिखने वाला गांव का व्यक्ति भी ऊंची ऊंची बुलंदियों को पा सकता है, और कभी भी अपने सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो बच्चों, आज का जो हमारा ये पाठ है ये यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हमारे पाठ के अंतर्गत कुछ मौखिक प्रश्न आते हैं बताने के, जिन्हें हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो मौखिक प्रश्न भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, प्रेमचंद और लेखक में क्या रिश्ता था? तो पाठ को पढ़ते हुए आपको समझ में तो आ ही गया होगा, प्रेमचंद और लेखक। प्रेमचंद लेखक के क्या थे? पिता। पिता पुत्र का रिश्ता था एक तो, और दूसरा रिश्ता हम कह सकते हैं दोस्ती का रिश्ता था। ठीक है। अब लोगों को प्रेमचंद का कैसा रूप देखने को मिला? बच्चों, मैंने आपको बताया ही है कि प्रेमचंद किस तरह के कपड़े पहनते थे। घुटनों से जरा नीचे तक पहुंचने वाली धोती, ऊपर गाढ़े में घुला हुआ सूत से बना हुआ कुर्ता, किरमिच के जूते वो पहनते थे, जिनमें क्या होता था, उनके दोनों पैरों की जो कानी उंगलियां थी वो बाहर निकली हुई होती थी। मैंने बताया ना, फटे हुए होते थे। तो वो कैसे लगते थे? ऐसे लगते थे गांव देहात का कोई गवार व्यक्ति। आगे समझ में दूसरे प्रश्न का भी उत्तर। तो आपको ये पाठ पढ़कर अपने हिसाब से, अपने शब्दों में उत्तर बताने हैं, मौखिक रूप से लिखने नहीं। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, प्रेमचंद की जिंदगी का साधारण सा नियम क्या था? उनकी जिंदगी का साधारण सा नियम यही था कि जो अपना जीवन यापन है वो कभी भी किसी दूसरे की सफलता को देखकर नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी दूसरे से होड़ नहीं करनी चाहिए कि उसने वो इस तरह का जीवन यापन करता है तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। जितना सादा सरल जीवन यापन करेंगे उतनी ही ज्यादा ऊंचाइयों को हम क्या करेंगे? प्राप्त कर पाएंगे। और कभी भी किसी भी छोटे व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे के साथ भी उसी आदर सम्मान के साथ व्यवहार करो जितना बड़े के साथ करते हो। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, सोने की माया नगरी किस शहर को कहा गया है? सोने की माया नगरी बच्चों, सोने की माया नगरी कहा गया है बंबई शहर, क्योंकि बंबई शहर क्या होता है, उसकी चकाचौंध इतनी है कि आदमी वहां जाकर उसमें ही रंग जाता है, अपने पीछे क्या छोड़ के आया है उसको भूल जाता है। तो सोने की माया नगरी आगे समझ में किसे कहा गया है? बंबई शहर को। प्रेमचंद जी ब्राउन रंग का जूता क्यों पहनते थे? ये बातें मैंने आपको बताई अभी। वो इसलिए पहनते थे कि वो बार बार पॉलिश करने से कतराते थे कि बार बार पॉलिश करूंगा, खर्चा ज्यादा आएगा, है ना। पहले इतनी आमदनी तो होती नहीं थी, जितनी थी उतनी में ही वो गुजारा करना चाहते थे और करते भी थे। खुद ये देखो, उन्होंने खुद अपने ऊपर इतना खर्चा नहीं
करते थे वो अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। ब्राउन रंग का जूता वो इसलिए पहनते थे, बार बार पॉलिश नहीं करनी पड़ती थी, दिखने में अच्छा ठीक ठाक लगता था, है ना, और कैनवस से वो बना होता था, इसलिए वो ब्राउन रंग का। ठीक है बच्चों, नए लेखकों के प्रति प्रेमचंद का कैसा व्यवहार था? ये हमारा जो अंतिम प्रश्न है मौखिक रूप से जिसको हमें बताना है। नए लेखकों के प्रति भी वो उन्हीं के जैसा व्यवहार करते थे, अच्छा उन्हें उनकी गलतियां कहाँ हैं वहाँ बताते थे, कभी भी एक अच्छे या पुराने लेखक होने का वो कभी घमंड नहीं करते थे। नए छोटे लेखकों के साथ वो उन्हीं के समान व्यवहार करते थे, खुद भी नए लेखक ही बन जाते थे कि हम भी अभी अभी सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपको मैंने ये ओरल जो मौखिक प्रश्न थे ये भी बता दिए। अब आपको ये अपने हिसाब से बताने हैं पाठ को, और नहीं समझ में आता है तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना कि मैंने किस प्रकार बताया है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।